Hello everyone, welcome in NIOS with Fees and Fine. I am Richa Kataria here to take your accounts classes. We are going to start second chapter of the first book. I hope you all get your books. First book में second chapter का नाम देख लीजिए क्या है. This is the conceptual chapter which is based on totally concepts of accountancy. Right? अगर ये chapter हम लोग जो accounts का करने जा रहे हैं, ये जो chapter है which is known as accounting concepts, नाम से ही डिफाइंड हो गया कि हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे जो अकाउंटिंग के कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, कॉन्सेप्चुअल बातों की बात करेगा. राइट. तो यहाँ पे सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर आप लेने जा रहे हो. सेकेंड चैप्टर आपकी फर्स्ट बुक में गिवन है. स्टार्ट विद मी विद योर बुक. आप अपनी बुक के पेज नंबर्स को खोल लीजिए, उसके साथ बैठिएगा. ठीक है, क्योंकि पढ़ने के कुछ मैनर्स होते हैं और उन मैनर्स को हमें नहीं भूलना है. सिर्फ और सिर्फ फ़ोन लेकर या लैपटॉप लेकर नहीं पढ़ना है. बुक ऑलवेज, कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड. तो बुक पहले भी पढ़ने की तो आज भी बुक से ही पढ़ना बेटर है. तो सेकेंड चैप्टर को खोल लीजिए. पेन पेंसिल कुछ हाथ में होनी चाहिए आपकी. और हाँ, एक कॉपी रख लीजिएगा. जो भी चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलती है, यू नीड टू राइट इट डाउन. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को या फिर अजम्पशंस को. दो वर्ड्स लिखें, कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस. तो दोनों का मतलब क्या होता है पहले ही देखिए. ज़रूरी नहीं है ये सारी बातें, हम कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे. दैट इज़ अ थिंग. ये एक्सपेरिमेंटेड चीज़ें हैं. अकाउंट्स कहीं से रिसर्च नहीं हुई है. साइंस की तरह, फिजिक्स की तरह, केमिस्ट्री, दिस इज़ नॉट अ साइंस. इट्स नॉट अ प्योर साइंस ऑल टुगेदर. लेकिन हाँ, ये कुछ एक्सपेरिमेंट पे, कुछ सोच पे किसी बंदे के, किसी ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, उसके ऊपर रिटन है ये चीज़ें. यहाँ पे मैथमेटिकल रूल्स नहीं चलाने हमें कि 2 + 2 4 कराना है यहाँ पे. नहीं, ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो. कुछ बातें जो हमें माइंडसेट करनी है, ये माइंडसेट हैं हमारे. अजम्पशंस, मान्यताएँ हैं, कुछ मानना पड़ेगा हमें. जैसे हम लोग x की वैल्यू को 100 मान लेते हैं, वैसे मान लेते हैं ना. दिस इज द मानना पड़ेगा. कुछ चीज़ों की जो माननी पड़ेंगी, जैसे कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं और ये अजम्पशंस हैं. ठीक है, अज्यूम करना पड़ेगा. तो व्हाट टू डू इन दिस, पहले एक बार पूरी चीज़ें देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है. उसके बाद हम लोग 1 by 1 चीज़ों को देखेंगे. ठीक है, इसमें ये हो गया आपके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, आपके अजम्पशंस क्या होते हैं. नेक्स्ट, आपके ये 3 जो हैं वो आपके क्या है, कॉन्सेप्ट्स हो गए, अजम्पशंस हो गए. ये अजम्पशंस कहलाएंगे आपके, और ये सारे आपके कॉन्सेप्ट्स ही हुए हैं. सारे ही अजम्पशंस और सारे ही कॉन्सेप्ट्स को जब भी हम अकाउंटेंसी करेंगे, जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हम बार बार इन्हीं बातों की बात करेंगे, क्योंकि उन्हीं पर, सिर्फ ये बातों पर ही हमारी पूरी अकाउंटेंसी इन्हीं बातों पर बेस्ड होती जाएगी. तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है और फिर उसके बाद इन डिटेल इन सब चीज़ों को देखेंगे, क्या चीज़ें क्या होती हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि स्टार्टिंग कैसे करनी है हमें. आप लोगों ने होप फॉर द बेस्ट कि मेरी बात को सुना होगा और आपने बुक निकाल ली होगी और एक कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा. चीज़ों को रिपीटेडली आई लेट यू नो, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पेपर का पैटर्न है, जो कि आपको एंड ऑफ द लेक्चर में समझाया जाएगा, उसमें MCQs भी आए हुए हैं और MCQs कैन नेवर बी लर्न. हम MCQs को लर्न नहीं कर सकते. MCQs फॉर द गेस, और वो गेसिंग कब होगी, जब पूरा इन डिटेल सब कुछ पढ़े रहेंगे. हमें पता रहेगा कि हमें ये ऑप्शन ही बेस्ट है, क्योंकि जब MCQ कैसे तो 4 out of 4 कभी कभी नियरेस्ट ऑप्शन रखते हैं. जब हम पढ़े रहेंगे तो हमें बेस्ट ऑप्शन अपना पता रहेगा कि यही करेक्ट आंसर है. ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पढ़ना. इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग लैंग्वेज टू कन्वे द सेम मीनिंग टू ऑल पीपल. टू कन्वे द सेम मीनिंग टू द ऑल पीपल. आपके लिए भी 2 + 2 4 है, मेरे लिए भी 2 + 2 4 है, किसी थर्ड पर्सन के लिए भी 2 + 2 4 ही है. इट इज़ फॉर ऑल पीपल. कोई सिंबल ऐसे बना दीजिए, प्लस का मतलब हमें जोड़ना ही है. एवरीबडी नो दिस. तो ये यूनिवर्सली बना दिया गया कि सबको ये चीज़ माननी पड़ेगी. तो इसका मतलब अगर ये मार्क है तो एवरीबडी नो कि किसका मार्क है, एडिशन का मार्क है. तो ये एक अजम्पशन बना दिया गया कि ये जो मार्क बनेगा वो किसका बनेगा, एडिशन का बनेगा. दिस इज एन अजम्पशन. उसी तरह से हिंदी के लिए एक लैंग्वेज, इंग्लिश के लिए एक लैंग्वेज, दैट इज ग्रामर चाहिए होती है. उसी तरह अकाउंटिंग को जानने के लिए ग्रामर चाहिए होती है, जिसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज कहते हैं. वो लैंग्वेज ताकि हम कन्वे कर सकें सारी की सारी सेम मीनिंग, वॉट एवर आई एम सेइंग, आप भी वही चीज़ समझो.
सेम मीनिंग इज द सेम सेंस, तो सेम मीनिंग टू ऑल पीपल, हर एक बंदे को सेम मीनिंग ही पता चले ताकि हमारी जो बात है वो मीनिंगफुल बन सके, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है। Most of the accountants have agreed to number of concepts which are usually followed preparing the financial statement. जो भी हम अकाउंट्स करेंगे हमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे assumptions होते हैं which we have to follow. These concepts guide how to transaction should be recorded. ये हमें कैसे बताएंगे, कॉन्सेप्ट और assumption क्या बताएंगे, हमें जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, कोई चीज़, what do you mean by transaction? जिस भी बिजनेस में आप हो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हो, आप खरीद रहे हो गुड्स, बेच रहे हो गुड्स, दिस इज योर ट्रांजेक्शन। बैंक का ट्रांजेक्शन क्या है, आपके पैसे को एक्सेप्ट करना और आपको पैसे प्रोवाइड कराना, यही है डिपॉजिट एंड द विड्रॉल। बैंक का ट्रांजेक्शन हो गया। इस तरह ट्रांजेक्शन के तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पे कि किस तरह का ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या बताएंगे, कॉन्सेप्ट हमें चीज़ों को बताएंगे कि हमारे ट्रांजैक्शंस को किस तरह से रिकॉर्ड करना है। दिस इज नोन एज द कॉन्सेप्ट्स एंड द अजम्पशंस। अगर somebody asks you what do you mean by the concepts or assumption, what should be your answer? Concepts and assumptions are the principle or the language of accounting which is followed to record the transactions, right? Which is followed to record the transactions. So these are the basic concepts which we need to understand. ये जो चैप्टर है मैं आपको बता दूं, अकाउंट्स का ये एक ऐसा बेसिक चैप्टर है जो हमें 11th में, 12th में, बीकॉम फर्स्ट ईयर में, बीकॉम थर्ड ईयर में, सारे सेकेंड ईयर में नहीं, सारे ही क्लासेस में मोस्ट प्रोबेबली पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे बीबीए करते हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर में ये है, जो बच्चे एमबीए करते हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर में ये है, सीए वाले बच्चों को तो पढ़ना ही पढ़ना है, सीएस वाले बच्चों को भी पढ़ना है। इन द सेंस व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, दिस इज द बेसिक चैप्टर विच यू नीड टू अंडरस्टैंड ईदर टुडे और टुमारो और आफ्टर सम टाइम यू हैव टू लर्न इट। एज इज एम आर का यूज और वॉज एंड वर का यूज हमें पढ़ना पड़ता ना इंग्लिश की लैंग्वेज को सीखने के लिए। एज इट इज दीज आर द कॉन्सेप्ट्स विच मस्ट बी अंडरस्टूड टू डू द अकाउंटेंसी, राइट। तो अब एक एक को अच्छे से समझते हैं। पहले इनके नाम को हम लोग रिपीटेडली अपने टंग में ट्विस्ट करते हैं कि व्हाट डज इट मीन, वी विल लर्न लेटर, बट व्हाट आर दीज नेम, फर्स्ट टू नीड टू नो। पहले इनका नाम क्या है। पहला क्या हो गया हमारा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। पहला नाम बन गया गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। कंसर्न मीन्स होता है बिजनेस, कंसर्न का मीनिंग क्या होता है, बिजनेस। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या लिखा हुआ है आपका, दैट इज द कंसिस्टेंसी, लगातार चलता रहेगा, एंड द अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अब पहले ये तीन बातों को बार बार ये वर्ड्स को याद कर लीजिए क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, दैट इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, एंड थर्ड इज व्हाट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। व्हाट्स नेक्स्ट अबाउट द कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसको सेपरेट लीगल एंटिटी के नाम से भी जाना जाता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल और द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। दीज आर द कॉन्सेप्ट, दीज आर द असम्पशंस, राइट। तो ये हमारे असम्पशंस हैं और ये हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले जब कोई हमारे पास आता है नया, हमें उसका नाम पता करना होता है, व्हाट इट्स नेम, तो हम पहले नाम पता करते हैं, अब वो अंदर तक उसके बारे में जानना है। लेकिन अभी क्या करना है, पहले सिर्फ नाम पता करना है। नाम हैज कम टू नो, क्या हो गया, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, राइट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, पीरियड, हिस्टोरिकल एंड द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग एंड ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। व्हाई एम आई रिपीटिंग द थिंग्स, आप लोगों को मैं बोल रही हूँ, जब हम लोग 2 बार 3 बार कोई चीज़ को रिपीट करते हैं, इसका मतलब आपको भी वो रिपीटेडली सुनना है एंड रिपीटेडली हमारे साथ रिपीट भी करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन द थिंग्स। फर्स्ट इज व्हाट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। पहले एक बार लेमन लैंग्वेज में सुन लीजिए, उसके बाद हम बुकिश लैंग्वेज में चलेंगे। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है जब हम कोई अकाउंट करते हैं, अकाउंट मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, हमें माइंड में क्या सेट करना है कि हमारा जो बिजनेस है वो लगातार चलता रहेगा, गोइंग ऑन रहेगा, कंसर्न रुकेगा नहीं,
क्या रहेगा, गोइंग ऑन चलता रहेगा। इसको गोइंग ऑन कॉन्सेप्ट या तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहा जाता है। जैसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज एन अकाउंटिंग टर्म फॉर अ कंपनी दैट हैज द रिसोर्सेज नीडेड टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग इनडेफिनिटली लिमिटेड, लगातार हमारा बिजनेस चलता रहेगा। This term also refers to the company's ability to make enough money to stay afloat or avoid bankruptcy. Going concern concept is the main assumption. ये assume करना है, माइंड में मेकअप करना है कि जब हम अकाउंटेंसी कर रहे हैं हम ये मान के चलते हैं हमारा बिजनेस आज कल परसों में बंद नहीं होगा, इट विल गोइंग ऑन ईयर बाय ईयर। इसीलिए हम उन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर एक बार आपने कोई मेथड का यूज़ कर लिया है तो उसी मेथड का लगातार यूज़ करिए कुछ सालों तक, बार बार अपने मेथड्स को चेंज मत करिए। क्यों? क्योंकि अगर सपोज दैट अभी हम लोग जो आगे के चैप्टर्स में जाकर के एक वर्ड पढ़ेंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। अगर हम डेप्रिसिएशन में एक बार एक मेथड यूज़ कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट ईयर दूसरा मेथड यूज़ कर रहे हैं, फिर दूसरा मेथड यूज़ कर रहे हैं, हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि हम इम्प्रूव कर भी रहे हैं या फिर नहीं। तो हमें क्या करना है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है हमें लगातार सेम मेथड को कुछ ईयर तक यूज़ करना है ताकि कंपैरिजन में क्या रहे, ईजीनेस रहे। प्रिंसिपल स्टेट दैट वंस यू अडॉप्ट एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल और मेथड कंटिन्यू टू फॉलो इट कंसिस्टेंटली। कंटिन्यू क्या करना है, आपको फॉलो करना है, उसको लगातार फॉलो करना है इन फ्यूचर। दिस अकाउंटिंग ओनली चेंज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल और द मेथड इफ द न्यू वर्जन इज कम। जब अगर हाँ कुछ अपडेशंस हैं, कुछ न्यू वर्जन है, तब तक उसको अडॉप्ट कर लो। अदरवाइज यू हैव टू use the continue the same method or the same principle if you want to know the comparison result of your business, right? So the comparative chart बनाने के लिए आपको क्या करना रहेगा, सेम मेथड यूज करना रहेगा। ऐसा अज्यूम करके चलना है कि इसमें दिस इज द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में नाम से डिफाइंड हो रहा है। गोइंग कंसर्न बिजनेस चलता रहेगा, कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है लगातार, राइट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट और कैश कॉन्सेप्ट दो कॉन्सेप्ट होते हैं बिजनेस अकाउंट्स में। कैश कॉन्सेप्ट कहता है हम सिर्फ उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जो कैश में कन्वर्टेबल है, राइट। अक्रूवल कहता है हमारे बिजनेस सिर्फ कैश में ट्रांजेक्शन्स नहीं होते, बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो क्रेडिट में होते हैं, दैट इज ऑफ कैश में नहीं होते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन का लगना। अब डेप्रिसिएशन क्या है, कितना लगेगा, दिस इज नॉट इन कैश। डेप्रिसिएशन बस आपका क्या हो रहा है, चीज़ों रिड्यूस हो रही है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी फिक्स्ड एसेट्स में उसकी कीमत में, उसकी वैल्यू में, उसकी वेल्थ में कमी आना है, इज नोन एज अ डेप्रिसिएशन। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, टू अकाउंटिंग मेथड, द अदर इज कैश एंड अक्रूवल। दो मेथड होते हैं, कैश एंड अक्रूवल। अक्रूवल अकाउंटिंग मेजर्स अ कंपनीज परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। अक्रूवल क्या बताता है, परफॉर्मेंस एंड पोजीशंस बाय रिकॉग्नाइजिंग इकोनॉमिक इवेंट्स रिगार्डलेस ऑफ व्हेन कैश ट्रांजैक्शन अकर, व्हेयरएज कैश अकाउंटिंग ओनली रिकॉर्ड द कैश ट्रांजैक्शन। और क्रेडिट कब होता है, उधार बिक्री करोगे, उधार खरीदोगे तो किसमें आता है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट में आता है। आप इन कैश करोगे तो कैश कॉन्सेप्ट और उधार करोगे तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अकाउंट्स कहता है कि हमें अक्रूवल बेसिस पे भी काम करना है। ज़रूरी नहीं है कि हम सारे ट्रांजेक्शन को किस में करते हो, कैश में करते हो, हमें अक्रूवल को भी फॉलो करना है। तो दीज आर द थ्री अजम्पशन। फर्स्ट इज व्हाट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, सेकंड इज व्हाट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, थर्ड इज व्हाट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न क्या कह रहा है, ये दिमाग में मेंटेन करके चलना है, अकाउंट्स मेंटेन करते टाइम कि हमारा बिजनेस लगातार चलता रहेगा। कंसिस्टेंसी कहता है सेम मेथड को ईयर बाय ईयर आप यूज़ करते रहो, बार बार मेथड्स को चेंज मत करो जब तक कोई नया वर्जन नहीं आ जाता। अक्रूवल कहता है कैश के अलावा हमें उन ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करना है जो कैश में नहीं होते, राइट। तो दीज आर द थ्री अजम्पशंस। आई होप इट्स क्लियर अप टू इट। पॉज योर वीडियो एंड रीड इट फ्रॉम योर बुक। एक बार आप लोग अपनी बुक से रीड कर लीजिए, नहीं समझ आया देन रिपीटेडली देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट जो अभी कंटिन्यू होगा वो देखिएगा, ठीक है। अब हम लोग जा रहे हैं किसको, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने। अब कॉन्सेप्ट्स हमें क्या मेंटेन करने हैं, मैंने आपको बताया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी।
ये कॉन्सेप्ट कहता है जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम बिजनेस हैं और हमारा बिजनेसमैन कोई और है. बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर एंड ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर मेंटेन्ड बाय द बिजनेस. सारे ट्रांजेक्शन्स कौन कर रहा है? बिजनेस कर रहा है. और अपने आप को हमें ये हाथ किसके बनाने पड़ेंगे? बिजनेस के. कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहा है वो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? खुद बिजनेस कर रहा है. बिजनेसमैन से आप कोई मतलब नहीं है. यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में ये मानना है कि आपके बिजनेस की एक लीगल एंटिटी, एक लीगल पहचान होती है जो आपसे अलग होती है. अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो अपने बिजनेस को आपने अलग मान के चलना है. अदरवाइज बिजनेस और बिजनेसमैन सेम हो जाएंगे तो आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे. आप बिजनेस में पैसा इन्वॉल्व नहीं कर पाओगे. आप जो भी प्रॉफिट कमाओगे आप खा के खत्म कर दोगे. आपके बिजनेस में पैसा नहीं लग पाएगा. तो बिजनेस जिस पोजीशन में थे तो उसी पोजीशन पे रह गए तो डाउनवर्ड चला जाएगा, अपवर्ड नहीं आ पाएगा. तो ये कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट विच इज ऑल्सो नोन एज सेपरेट लीगल एंटिटी states that the transaction associated with the business must be separately recorded. Must be separately recorded. पहली बात तो अलग से रिकॉर्ड होना चाहिए. Those of its owner, उसके ओनर से another businesses. Doing so requires the use of separate accounting records for the organization and so on. Business entity concept क्यों अलग होना चाहिए? Each business entity is taxed separately. हर एक बिजनेस को कैसे होना पड़ेगा? टैक्स सेपरेटली लगाना पड़ेगा. It is needed to calculate the financial position and the financial position of the entity. हम लोग जब बिजनेस में कैपिटल इन्वॉल्व करते हैं, अभी आप जब जर्नल एंट्री पढ़ोगे तो मैं इस कॉन्सेप्ट को रिपीटेडली यूज करने वाली हूँ. दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट विच इज यूज इन जर्नल एंट्रीज मोस्ट ऑफ द टाइम. एज कैपिटल आप एक ओनर हो, आपने पैसा लगाया है अपने बिजनेस में, आपने पैसे बिजनेस को उधार दिए हुए हैं. अब बिजनेस उस उधार को लायबिलिटी मानता है और वो आपको कभी ना कभी रिटर्न करना पड़ेगा. ठीक है, इस चैप्टर में परेशान मत होइएगा, पहले अच्छे से सुन लीजिए. उसके बाद जब आगे के चैप्टर्स आप पढ़ोगे फिर से इस चैप्टर को जब ध्यान करोगे तो आपको कॉन्सेप्चुअल समझ आएगा कि हाँ इस चीज़ों की बातें यहाँ पे हो रही थी. ठीक है, तो कैपिटल जब हम इन्वॉल्व करते हैं अपने बिजनेस में तो हम ये मान के चलते हैं कि हम अपने बिजनेस को उधार दे रहे हैं. अब हमें जितने भी ट्रांजेक्शन्स करने हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं. ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट डील्स सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ अ बिजनेस एंड द बिजनेसमैन बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस कि हमें नीडी होता है. तो क्या होता है? ये लायबिलिटी होती है बिजनेस की, क्या? आपकी कैपिटल की, कि आपने अपने बिजनेस पे लगाई है, मेरे को आपको पैसा वापस करना है. एक वर्ड इंट्रोड्यूस होगा, ड्राइंग्स. ड्राइंग्स मीन्स आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है बिजनेस से. जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा बिजनेस से निकाल करके यूज़ करते हैं इसको ड्राइंग्स कहते हैं. वो बिजनेस ने किसी को उधार दे रखा है, अब वो बिजनेस वापस लेगा. तो ड्राइंग्स कैपिटल सब किसके लिए यूज होते हैं? बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के लिए. राइट. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है ऑल दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली, आई एम टेकिंग द नेम ओनली विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी. उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम सिर्फ रिकॉर्ड कर सकते हैं अकाउंट्स में जो सिर्फ किसमें होते हैं? मनी में मेजरेबल होते हैं. आप किसी की एम्प्लॉय की स्किल को या उसकी कंडीशन को, आप इन सारी बातों को आप अकाउंट में यूज़ करके लिखते नहीं हो. आप कहीं गए, आपको मैनेजर का नेचर अच्छा लगा, दिस इज नॉट कंसर्न इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. बुक ऑफ अकाउंट्स टेक ऑल दोज ट्रांजेक्शन विच आर मेजरेबल इन द टर्म्स ऑफ मनी. तो वही ट्रांजेक्शन्स को हम अकाउंट्स में लिखते हैं जो मनी में मेजरेबल हैं. राइट. तो यहाँ पे क्या कह रहा है? स्टेट्स only those business should only record an accounting transaction if it can be expressed in the terms of money. Expressed in the terms of money only. This means that the focus of accounting transaction is on quantitative information rather than the qualitative. We consider the quantity not the quality as per this concept. जबकि ये एक क्या हो गया? लिमिटेशन बनती है.
Because if your manager is good in working, if the condition of the working condition is good, the transaction will take place more and more. But this concept says that all these things are not to record, just to record the terms of money, right? Next is what? Accounting period concept. First, to understand what does it mean. हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है. कई लोग क्या होता है बिजनेस में 1 जनवरी से 31 दिसंबर का मेंटेन करते हैं. कई लोग होते हैं जो हिंदूज में होता है कि वो लोग अपनी बुक ऑफ अकाउंट को दिवाली में बंद करते हैं. आपने देखा होगा लंबी सी रेड कलर की बुक होती है, तो वो क्या करते हैं, वो दिवाली में वो लोग क्लोज करते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन हाउ दे आर ट्रीटिंग. बट कंपनी एक्ट कहता है वी नीड टू फॉलो पीरियड कॉन्सेप्ट. दिस इज नोन एज द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. व्हाट डज इट मीन? जब आप कोई रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, आपके एग्जाम्स होंगे, आपका रिजल्ट आएगा, आपको रिजल्ट की ज़रूरत होती है. आप ऐसा करो जब से पैदा हुए तब से हम लोग पढ़ते जाएं 35 ईयर्स तक पढ़ते जाएं. हमें पता ही नहीं हम फेल हो रहे हैं कि पास हो रहे हैं, तो वो ग्रेस हमारे पास नहीं आएगा पढ़ने का. यहाँ पे क्या हुआ, हर एक बंदा जो एक ओनर के रूप में काम कर रहा है उसको पता करना है हमारे इस बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस. तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बना लिया जाता है जो कि कितने मंथ्स का होता है, 12 मंथ्स का. जो टाइम पीरियड होगा वो कितने मंथ्स का होता है, 12 मंथ्स का होता है. लेकिन फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ से कम का हो सकता है. फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड. आज हम लोगों ने कोई बिजनेस शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल आज कोई पर्टिकुलर आज 1 अप्रैल है, सपोज दैट. अगर हमने 1 अप्रैल को बिजनेस अपना शुरू किया तब तो पूरे हमें 12 महीने मिलकर 31 मार्च तक. उसी के अगेंस्ट अगर हम 31 दिसंबर को बिजनेस शुरू करते तो हमारा जो फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड था वो सिर्फ 3 मंथ्स का होता. वो डिपेंड करता है कि फर्स्ट टाइम जब आप बिजनेस करते हो, फर्स्ट आपका अकाउंटिंग पीरियड है, तो आपका 12 महीने से कम हो सकता है, लेकिन आने वाले अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ से कम नहीं होते हैं. अकाउंट्स कहता है जो भी चीज़ हम लिखेंगे ट्रांजैक्शन के रूप में वो कितने मंथ्स को कंसीडर करेंगे, 12 मंथ्स को. इट इज मैंडेटरी as per this concept. An accounting period concept is a span of time covered by the set of financial statement. This defines the time range over which business transactions are accumulated into the financial statements. Accumulate करता अपनी financial statement को. It is also known as the fiscal year. ठीक है, इसको और क्या कहा जाता है, fiscal year. And it must be of 12 months. For example, अभी आप फाइनल अकाउंट जब बनाओगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब सीखोगे, कभी कभी होता है क्वेश्चन में दिया रहता है आपने रेंट तो दिया कितने मंथ्स का, 11 मंथ्स का. तो जो 1 मंथ का आपका बाकी है तो वो देना बाकी है आउटस्टैंडिंग के लिए आपको क्या हो जाएगा, ऐड ऑन हो जाएगा. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट 12 मंथ्स इज कंसीडर्ड एज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, राइट. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट. कुछ समझ आ रही है मेरी बातें? ये हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं. जैसे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले एक बार रिवाइज कर ले तब आगे चले. और आप लोग एक बात ट्रस्ट करो, दिस इज नॉट टफ ऑल टुगेदर. सिर्फ और सिर्फ पहली बार पढ़ रहे होते हैं इन सब चीज़ों को, इसलिए लगता है कि टफ है. टफ नहीं है. जब हम कोई चीज़ पहली बार करते हैं ना, तो ऑब्वियसली अगर मैंने एक्सरसाइज भी फर्स्ट टाइम अगर की है तो ऑब्वियसली आई विल टेक पेन इन माई बॉडी, है ना, कि दर्द होगी कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं है मेरे से. बट हाँ, डे बाय डे वी बिकम हैबिचुअल एंड वी कीप ऑन डूइंग. दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ योर ब्रेन हियर. ठीक है, ये आप लोगों की बेटा ब्रेन का एक्सरसाइज है. यू आर लर्निंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. ठीक है, बिजनेस एंटिटी पहली बार सुन रहे हैं, हो सकता है कुछ बच्चे को कई बार पढ़ चुके हो, इट्स ग्रेस टू देम. तो इन सबको हम जब पहली बार सुन रहे हैं ना, आपके लिए हर वर्ड आज एक कॉमर्स का नया है. लाइबिलिटी क्या होता है, असेट्स क्या होता है, कंसर्न किसको कहा जाता है. आप लोग पैनिक मत हो, इन वर्ड्स को बार बार रिपीटेडली वी विल टॉक इट अबाउट. अभी हम लोग बेसिक कुछ वर्ड्स के बारे में भी बात करेंगे, बेसिक जो अकाउंटिंग टर्म्स होते हैं. ठीक है, तो पैनिक नहीं होना है. जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं उतनी चीज़ों को रिपीटेडली देखना है बस. ठीक है, 1 से 2 बार से 3 बार जब रिपीटेशन करोगे तो लिटरली ट्रस्ट मी, 3 बार अगर आपने कोई चीज़ सुन ली है, देख ली है या पढ़ ली है, डेफिनेटली इस स्टिक विद योर माइंड. ठीक है, तो पैनिक बिना हुए प्लीज़ काम करिएगा एकदम. और ये एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि हम तो NIOS से पढ़ रहे हैं तो पास हो जाएंगे. NIOS is as important as CBSE और the ISC और the UP बोर्ड, जो सारे कंपेरेटिव बोर्ड्स हैं.
तो NIOS कोई छोटा बोर्ड नहीं है, आप एक नेशनल लेवल के बोर्ड से पढ़ रहे हो, तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ दैट यू आर हैविंग द बुक, यू आर हैविंग द एप्लीकेशन, यू आर हैविंग दी ऑल। बिजनेस मैम पढ़ा रही हैं, सर पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग मैं पढ़ा रही हूँ। जहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है, यू मे कॉल अस। आप लोगों को इतने सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं, आप लोग के पास बुक होती है, बट नीड इज़ वॉट कि हाँ फर्स्ट टाइम कोई चीज़ हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो वो हमारे को क्या करते हैं कि टफ है, बट वेन वी रीड इट वंस और ट्वाइस और थ्राइस इट बिकम्स ईजियर एंड द फैमिलियर टू अस। ठीक है, तो व्हाट हैव वी कंप्लीटेड? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, एंड नेक्स्ट इट वाज अ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड। व्हाट्स नेक्स्ट? द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट वन ऑफ द बेसिक अंडरलाइंग गाइडलाइंस होती हैं। कोई भी चीज़ आपकी यहाँ पे प्रिंसिपल है या गाइडलाइन है, ठीक है, सिर्फ गाइडेंस दी जा रही है। अगर ऐसा करोगे तो अच्छा होगा, नहीं करोगे तो आपकी मर्जी है। अगर आप रिकॉर्ड करोगे एक सिस्टमैटिक मैनर तो आप रिकॉर्ड करो, नहीं हो तो आप पैराग्राफ में लिख करके रख लो, पर्चे बना के रख लो कि भैया इतने इतने ट्रांजेक्शन है, सब टू यू। कि कोई बंदा आया सोहन नाम का, हमसे 1 लाख का माल खरीद लिया, तो लिख लो कहीं पर्चा बना करके और लिख करके फोल्ड करके रख लो। नो वन इज कमिंग टू यू कि आपने ऐसा क्यों किया, बट हाँ कैसे रिकॉर्ड करना है, एक वे ऑफ डूइंग क्या है वो बताई जा रही है। तो यहाँ पे कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज वन ऑफ द बेसिक अंडरलाइंग गाइडलाइंस इन अकाउंटिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज अ हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज अ हिस्टोरिकल cost concept. MCQ may be asked, cost concept is also known as a historical cost concept. This cost is requires that assets be recorded at cash account. जितने की हम assets खरीदते हैं फर्स्ट टाइम, उतने की हमें assets को बुक में रिकॉर्ड करना है। अगर आपने कोई 3 lakhs की मशीनरी लगवाई हुई है तो 3 lakhs is recorded in the books of account। आज उसकी कीमत क्या है वो डेप्रिशिएट करते हुए पता चलेगी, लेकिन हमें रिकॉर्ड क्या करना है? जितने की हमने खरीद रखी थी। ठीक है, अब इसमें हम एक एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। द कॉस्ट प्रिंसिपल मीन्स दैट अ लॉन्ग टर्म असेट्स परचेज फॉर द कैश अमाउंट ऑफ ₹50,000 विल बी रिकॉर्डेड एट द रेट ऑफ 50,000। जितने की खरीदी थी उतने की ही हम रिकॉर्ड करेंगे, कम या ज़्यादा की रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऐसा कौन कह रहा है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट कह रहा है। इफ द सेम असेट वॉज परचेज फॉर डाउन पेमेंट ऑफ द 20,000 एंड प्रॉमिस टू पे 30,000 विद इन द रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, आपने 20,000 रुपये की डाउन पेमेंट देके खरीदी थी। ऑप्शन 2 है, या तो 50,000 रुपये दिए और लेकर आप असेट्स आ गए, 50,000 की असेट्स है, रिकॉर्ड कितना करोगे? 50,000। लेकिन अगर आप किसी असेट्स को आप हायर परचेज मेथड से खरीद रहे हो, इन द सेंस इंस्टॉलमेंट में खरीद रहे हो, 20,000 आपने डाउन पेमेंट दे दी और 30,000 बोला कि हम 1 महीने के बाद आपको पे कर देंगे। एक्चुअल कॉस्ट कितने की है? 50,000 ही पड़ रही है, तो वी विल रिकॉर्ड ओनली द 50,000 नॉट द 20 और द 30,000। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमें डील करता है कि अगर कोई भी असेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में, हम उनकी एक्चुअल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, बढ़ी हुई या घटी हुई कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते हैं। द कॉस्ट कॉन्सेप्ट सेज दैट, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट? dual aspect concept, business entity concept, dual aspect concept, second concept which is used to maintain the journal entry. Dual aspect is a name defines dual, दो, two sides, right concept लेता है। ये कहता है assets must be equal to liabilities plus equity and equity is here capital। ठीक है, equity means capital। यहाँ पे कहा जाता है हमारे 2 खाते अफेक्ट में आएंगे, डेबिट एंड क्रेडिट, बोथ मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, क्रेडिट मस्ट बी इक्वल टू डेबिट, बोथ मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। दूसरा ये जो है असेट्स मस्ट बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, राइट। दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट अगर इसमें ये नहीं है इट मीन्स आपकी अकाउंटेंसी क्या है? रॉन्ग जा रही है। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता है जब तक पैसा वसूल नहीं हो जाता तब तक उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आप ये सोचो मुझे आने वाले टाइम पे इतने का प्रॉफिट होने वाला है, तो होने वाला प्रॉफिट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लॉस को पहले से लिखा जाता है, लेकिन जब तक पैसा वसूल नहीं हो जाता तब तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। एज अ क्वेश्चन सेज, वन शुड ओनली रिकॉर्ड रेवेन्यू व्हेन इट हैज बीन अर्न्ड। हम तभी इसको रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू मीन्स इनकम,
के रूप में इसको रिकॉर्ड करते हैं जब ये क्या हो जाता है, अर्नड हो जाता है। ठीक है, जब तक अर्नड नहीं होता तब तक इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। If there is doubt in regard to whatever payment will be received from a customer, then seller should recognize an allowance for the doubtful accounts. अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं रिकॉर्ड मिल पाएगा तो उसको क्या कहता है, डाउटफुल डेब्ट्स कहा जाता है कि डाउटफुल है, मे बी मिले मे बी ना मिले, इट्स अ डाउटफुल। अंडर द अक्रूवल बेसिस, ये किसके बेसिस पे होता है, अक्रूवल बेसिस पे होता है, राइट। तो एक होता है जो आपको रिसीव्ड हो गया है और एक होता है आपको रिसीव्ड नहीं हुआ है। जब रिसीव्ड नहीं हुआ है उसको अनअर्नड इनकम कहा जाता है। कैसी इनकम है, अनअर्नड, अभी अर्न नहीं हुई है, वो हमें फ्यूचर में मिलेगी, राइट। और कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो अभी हमने पे नहीं किए हैं जो फ्यूचर में हम पे करेंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच डील्स विद द अकाउंटिंग रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या है, जब तक पैसा वसूल नहीं हो जाएगा मैं रिकॉर्ड करने का कोई भी अधिकार नहीं है, एज पर द अकाउंट्स गाइडलाइन सेज। नेक्स्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अभी आपने पीछे पढ़ा, मैचिंग कॉन्सेप्ट इज दैट कॉन्सेप्ट कि आपकी जो, सपोज दैट आप कह रहे हो मेरे ना खर्चे ज़्यादा हैं, मेरे पास इनकम कम आती है। इट कैन नॉट बी। आपके खर्चे ज़्यादा हैं, आपकी इनकम कम आती है, इसका मतलब आप इन डेप्ट हो, आपने लोन से काम चला रहे हो, और लोन लेना मतलब कि उसको भरना वापस है, इंटरेस्ट, राइट। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, मैचिंग कॉन्सेप्ट रिक्वायर दैट रेवेन्यू एंड एनी रिलेटेड एक्सपेंसेस इज रिकॉग्नाइज्ड टुगेदर। खर्चा और उसका जो रेवेन्यू है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है रेवेन्यू, ये इक्वल हो सकता है, कम नहीं हो सकता। कम हो गया इसका मतलब बिजनेस इज गोइंग डाउनवर्ड्स, right? There is a cause and effect relationship between revenue and the certain expenses. The record them at the same time. If there is such relationship, then charge of the cost expenses at once. This is one of the most essential concept in accrual basis. ये भी किससे बेस्ड कर रहा है, accrual basis है। जो वर्ड्स मैं अंडरलाइंड करा रही हूँ तो आप लोग भी करते जाइए क्योंकि ये MCQs में आने की चांसेस होती हैं, ठीक है। और ये क्या है, कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दे रहा है कमीशन। अ सेल्समैन अर्न 5% कमीशन ऑन सेल्स शिप्ड एंड रिकॉर्डेड इन जनवरी। कमीशन इज 5,000 पेड इन फरवरी। यू शुड रिकॉर्ड द कमीशन एक्सपेंसेस जनवरी। देना कब था, जनवरी में। दे कब रहे हो, फेब में। दे कब रहे डज नॉट मीन देना कब था, इट डज मीन देना कब है, जनवरी में दे रहे हैं, फेब में। पैसा जा रहा है फेब में, देना है कब, जनवरी में। इट विल बी रिकॉर्डेड इन द मंथ ऑफ जनवरी, नॉट इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, राइट। यहाँ पे क्या कह रहा है, फिर से अगर पढ़ लीजिए। सेल्समैन अर्न्स 5% कमीशन ऑन शेयर, कि कब रिकॉर्ड करना था, जनवरी में, और हम कब कर रहे हैं, उसको दे कब रहे हैं, फेब में दे रहे हैं। तो उसका अकाउंट कब मेंटेन होगा, जनवरी में ही हो जाएगा, ना कि फेब में होगा। Depreciation, a company acquires production equipment 1 lakh that has projected useful life 10 years. It should be charged the cost of equipment depreciation expenses. यहाँ पे क्या है, डेप्रिसिएशन लगाना है। 1 लाख की कोई एसेट्स खरीदी है, 10 साल चलेगी, 10 साल के बाद 10,000 की बिक जाएगी। हाउ मच इज द डेप्रिसिएशन टू बी कैलकुलेटेड। तो डेप्रिसिएशन इसमें क्या लग जाएगा, देयर इज अ फॉर्मूला which you will learn in the chapter of depreciation, cost minus estimated and scrap value upon estimated life. So these are the example where can we use the matching principle. Matching principle is what, expenses should be equal to earnings, right? Objectivity concept, there must be some objective to maintain the book of accounts. आप जब अकाउंट मेंटेन करते हो, आपको क्यों मेंटेन कर रहे हो बुक ऑफ अकाउंट, या तो प्रॉफिट पता करोगे तो लॉस, अपना पोजीशन पता करोगे ना, प्रॉफिट में चल रहे कि लॉस में चल रहे। देयर मस्ट बी सम ऑब्जेक्टिव। समटाइम वी मेंटेन द अकाउंट्स टू ऑडिट आवर अकाउंट, समटाइम वी मेंटेन द अकाउंट फॉर द लॉफुल कॉन्सेप्ट। देयर मस्ट बी सम ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन द बुक ऑफ अकाउंट, राइट। एंड होप फॉर द बेस्ट दैट यू हैव गॉट ऑल द थिंग्स। तो एक बार आपको मैं रिमाइंडर दे दूं, व्हाट वी आर लर्निंग द कॉन्सेप्ट और द अजम्पशन, ठीक है, जो कि आपकी बुक नंबर 1 में चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट्स एंड अजम्पशन। क्या है ये एक लैंग्वेज है जो आप अपनी लैंग्वेज को किसी बंदे को क्या कर रहे हो, कन्वे कर रहे हो। अगर आप आज अकाउंट मेंटेन कर देते हो, कल आप नहीं आते, तो जो बंदा आएगा उसको पता होना चाहिए कितनी सेल हुई है, कितना परचेज हुआ है, सारे अकाउंट से पढ़ के समझ आ जाए कि क्या हो रहा है।
इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, ये अजम्पशंस को पढ़ते हैं। किसको किसको हमने पढ़ना था, ये 3 अजम्पशंस, इसमें गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अप्रूवल है, ये तो मेंटेन करके चलना है। लेकिन यहाँ पे ये वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी अकाउंटेंसी रॉन्ग हो जाती है। तो ये वो कॉन्सेप्ट्स जो हमें माइंड में क्या करना है, मेक ओवर करके चलना। दीज आर द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वॉट एवर हैव यू लर्न इन डिटेल। तो आप लोगों के पास ये है बुक में कि आप लोग बुक से पढ़ रहे हो, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ रहे, सब टू यू। एक बार क्लास समझ आ रही, 10 बार में क्लास समझ आ रही, इट्स ऑल्सो अप टू यू। ठीक है, तो ये जरा कॉन्सेप्चुअली समझ लीजिएगा। और आपके पास प्रॉब्लम है तो यू मे कॉल अस। थैंक यू सो मच बीइंग इन टच विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।